क्लासेस। तो मैं आपका अपना दोस्त अवनीश चौधरी। तो आज बच्चों हम सीरीज नंबर 2 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, शासन के संज्ञेय व एकात्मक स्वरूपों के मुख्यतः जो अंतर है उसके बारे में क्या करना है, आपको वर्णन करना है और आपको एग्जाम्पल भी देना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम क्या होता है, रिपीट होता है। तो बच्चों पहले समझेंगे एकात्मक का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो शब्द देखें, एकात्मक और संज्ञेय। देखो एकात्मक का मतलब वहाँ ये होता है बच्चों कि जहाँ पर बहुत ही छोटा देश, जैसे आप देख रहे हैं नेपाल है, या आपने सुना होगा चाइना, कोरिया वगैरह, यहाँ पर क्या है कि राजतंत्र ही आज डेट में राजतंत्र ही है, क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या करा, जो आदेश कर दिया वो आदेश पूरे देश में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और संज्ञेय के अंदर अगर देखेंगे आप, संज्ञेय का मतलब कहाँ क्या होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक सरकार मिलकर क्या करती हैं, हमारे देश को चलाती हैं। जैसे आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया के अंदर दो सरकार आपको पता है, पहली स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर क्या करती है, सत्ता को रन करती है। तो ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, संघात्मक सरकार या शासक बोलते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है बच्चों, देखो अगर मान लो आपको मैं कह दूं कि भाई आपको कोई कार्यक्रम करना है और आपको अपनी कॉलोनी के अंदर क्या करना है, चंदा डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी पैसे कलेक्शन करने हैं पूरे अपनी जो आपकी कमेटी है, जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर पैसे इकट्ठे करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, अब ये थोड़ी है कि आपको काम दिया है, आप उसमें से किसी और को भी काम दोगे, फिर किसी और को बताएंगे तू भी जा, तो ये क्या होगा कि एक डिसिप्लिन जो होगा वो टूट जाएगा। क्योंकि मान लो अब मैं कहीं गया, क्या पता मैं वहाँ से वापस चले गए दोबारा से, या कोई और भी वहाँ चला गया, तो वो उसमें क्या होगा कि बड़ा डिस्टर्बेंट हो जाता है। इसलिए क्या है, जैसे छोटे मोटे जो देश होते हैं ना, उनके अंदर एकात्मक शासन प्रणाली को क्या करते हैं, लागू कर देते हैं कि भाई जो भी होगा ना यहाँ पर, जो भी अगर कुछ देख रेख करनी है तो वो आप भी देखेंगे, या सरकार कोई फैसला लेगी या कोई फैसला लेंगे तो वो सब क्या है, आप ही लोग लेंगे। बट ये छोटे देश के अंदर ही मुमकिन है, बहुत बड़े देश के अंदर ये आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारा इंडिया है, सपोज करो, अगर इंडिया का फैसला स्टेट बाई स्टेट के हिसाब से ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत से कानून ऐसे हैं कि जिसमें स्टेट की सहमति होती है, फिर राज्य की सहमति होती है। अगर दोनों की सहमति ना हो तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम। देखो मैंने दो अलग अलग हेडिंग डाली है, पहला डाला है एकात्मक शासक, ठीक है, इसका मतलब समझाएंगे आपको इसके अंदर, और दूसरा डाला है संघात्मक शासक। ठीक है, इसके क्वेश्चन 4 नंबर में आने वाला है आपका, पर नेक्स्ट ईयर आपका 5 नंबर में ही आने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, एकात्मक शासन में एक इस तरह की सरकार होती है, यानी जहां पर केवल एक इस तरह की सरकार होगी उसे क्या बोलेंगे, एकात्मक बोलेंगे। या तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या राष्ट्रपति शासन होगा। ठीक है, ऐसे देश को क्या बोलते हैं, एकात्मक शासन बोलते हैं। संज्ञेय में देखो, संघात्मक शासन में दो या दो से अधिक सरकारें हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, एकात्मक शासन में लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब मान लो मैंने कोई फैसला लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो मुझे उसे लिखित में रखूं चाहे रखूं, मुझे मैटर नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पर देखो संघात्मक शासन के संविधान में लिखित वह विस्तृत रूप होता है। अब मान लो कोई सरकार बनी हुई है, ठीक है, अब स्टेट ने कोई डिसीजन लिया और सेंट्रल में क्या हुआ, उस चीज को मना कर दिया, तो उन चीजों का प्रारूप यानी पूरा विस्तृत फॉर्मेट होना चाहिए कि भाई अगर ये कानून है तो ये क्यों है। या जैसे मान लो आपने देखा होगा ट्रैफिक रूल सुने होंगे, तो ट्रैफिक रूल क्या है, आपका लिखित संविधान है, वो शासन संघात्मक शासन में कंपलसरी होता है कि चाहिए ही चाहिए होता है लिखित रूप में। ठीक है, तो लिखित शासन यहाँ पर आपका होना चाहिए। साथ में विस्तृत रूप भी है कि हेलमेट नहीं होगा तो इतना चालान कटेगा, आरसी नहीं होगी तो इतना कटेगा, आपने जूते नहीं पहने होंगे, राइडिंग गेयर्स नहीं पहने होंगे तो इतना कटेगा। मतलब उसने पूरा पूरा रूप खोल रखा है कि भाई ये काम में ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 3, एकात्मक शासन के संविधान में संशोधन करना आसान है। बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो वहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। अब मान लो मैंने कहा कि आज से यूट्यूब पे जो है जो बच्चे हमारी क्लास देखते हैं उनको 100 रुपये महीना देना है, ठीक है, तो बड़ा आसान है ना। यहाँ पर देखेंगे हम, संघात्मक शासन के संविधान में संशोधन करना बहुत ही जटिल है, बिल्कुल जटिल है। क्यों, क्योंकि मान लो कोई डिसीजन आप ले रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसको मना कर देती है कि भाई ये नहीं होगा। ये स्टेट ने कोई फैसला लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी या स्टेट गवर्नमेंट कह देगी कि ये जो फैसला लिया गया है ये हमारे उसमें क्या होगा, लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कोई वो संविधान बनेगा
तो सब स्टेट को ध्यान में रखते हुए कोई नियम या कानून बनाया जाता है जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखेंगे। अधिकतर छोटे देश एकात्म शासन प्रणाली को अपनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है नेपाल बहुत छोटा देश है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना ये। ठीक है, नेपाल बहुत छोटा देश है, यहाँ पर क्या है, दो सरकार की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है बच्चों, नंबर 4 इधर देखेंगे। बड़े देश संघात्मक प्रणाली को अपनाते हैं, बिल्कुल अपनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, हमारा क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, संघात्मक प्रणाली को अपना रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो केवल आपसे यही पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके एकात्मक सरकार क्या होती है, संघीय शासन क्या व्यवस्था होती है। आप इसको अपने हिसाब से बना के डिफाइन कर सकते हैं। और वैसे जैसे 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप ऐसे लिख के आओ तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं। यानी जाति, धर्म और लैंगिक विभाजन से भारत का विकास या डेवलपमेंट किस तरीके से क्या हो रहा है, पीछे की तरफ बिछड़ रहा है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट करने की सोचते हैं तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पर सबसे पहले धर्म देखा जाता है। ठीक है, धर्म कैसे देखा जाता है कि भाई यहाँ पर किस, देखो धर्म और जाति एक तरह की चीज है कि धर्म, देखो पहले जाति समझ लेते हैं, जाति क्या होती है। देखो जाति क्या है, आप लोगों को जैसे पता है कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियां क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, अगर कोई कानून या कोई भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है और किसी जाति को उसके अंदर नहीं लेती है, जैसे आपको पता है कि जैसे मेन ओबीसी, एससी, एसटी एंड जनरल, हमारे यहाँ 3 तरह की कास्ट कैटेगरी को रखा गया है। तो उन कैटेगरी को रखा गया है, अगर कोई परियोजना या कोई सरकारी पेपर या कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है और उसके अंदर उस जाति को नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा, उस इन चीज़ों का विरोध होना शुरू हो जाएगा कि भाई हम चीज़ें क्यों नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एससी एसटी वालों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है आज की डेट में। ठीक है, कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, अगर उनकी फीस 100 रुपये एससी एसटी की, तो ओबीसी वालों की 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, मतलब कुछ भी होती है। यानी पिछड़ी जाति को बढ़ावा दे रही है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, आप इन चीज़ों को डिफाइन कर देना, किसके अंदर, जाति के अंदर। ठीक है, कि भाई इनका क्या रोल है, कौन कौन सी जाति यहाँ पर प्रवास कर रही है, कौन कौन सी जाति यहाँ पर है, और जाति के नाम पर कैसे यहाँ पर देखो मार काट भी होती है चुनाव के टाइम पे। ठीक है, कि भाई तो एससी वाला है, तो एसटी वाला है, या तो एसटी वाला है, बहुत से लोग करने वाले हैं। बट आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि हर किसी को अपने अपने क्या है, जाति का या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का क्या है, पूरा का पूरी आज़ादी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, धर्म। ठीक है, धर्म क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है, और क्रिश्चियन है। ये 4 तरह की मेनली कैटेगरी हमारे यहाँ क्या करती है, इंडिया के अंदर बिलोंग करती हैं। अगर कोई डेवलपमेंट यानी मान लो कोई रोड बन रही है, ठीक है, आजकल तो खैर जैसे कॉमन बात है, बट ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये हमारी पुराने टाइम की बात है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई अगर आपने लिखा है पॉइंट ऑफ व्यू कि आज के हिसाब से, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू आज के हिसाब से डिफाइन करना है। और अगर आपने लिखा है पीछे के समय के हिसाब से, ठीक है, तो आपको पीछे के समय के हिसाब से क्या करना है, पहले के ऐसे लिखोगे कि पहले के समय। ठीक है, और अगर लिखोगे आज के समय में तो लिखोगे आज के समय। आप लोगों को पता है कि पहले के समय अगर डेवलपमेंट हो रहा था, कहीं पर मंदिर या मस्जिद आया करती थी, तो उनको हटाने के लिए बिल्कुल मना हो जाया करती थी, यानी रोड मैप ही चेंज करना पड़ता था। बट आज के समय, आज की डेट में देखो, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, तो कुछ भी अगर रोड के काम में आता है तो उसे जो है खाली करा दिया जाता है या उसको तोड़ दिया जाता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट में क्या है, मंदिरों और मस्जिदों का बहुत बड़ा रोल है अपने आप में, कि डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावटें आज भी हमारे इंडिया के अंदर आती हैं। ठीक है, आज भी आ रही हैं, वैसे पहले तो बहुत आया करती थी। ठीक है, पहले हिंदू मुस्लिम हो जाया करती थी, या जाति पाति को लेके जो बात हो जाया करते थे। बट आज के समय ऐसा कुछ नहीं है, कि जो शासन का या जो भी कानून का फैसला हो गया तो वो फैसला पूरी जनता को मानना पड़ेगा। जैसा आप लोगों को पता होगा, हमारे जगह अंदर राम मंदिर बना है, ठीक है, तो वहाँ पर मस्जिद की लड़ाई बजती थी, राम मंदिर की लड़ाई बजती थी, बट आखिरकार वहाँ पर आज की डेट में राम मंदिर ही बन गया। ठीक है, तो राम मंदिर बन गया तो वो चीज़ें क्या है कि हमारे डेवलपमेंट में क्या हो, डेवलपमेंट तो हो गया, पर उससे क्या है कि किसी दूसरी पार्टी को दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो वो किसी का विरोध नहीं बना। बट एक टाइम पे जब वो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो मुसलमान उसके बीच में क्या करते, विरोध कर रहे थे, यानी डिस्टर्बेंट कर रहे थे कि नहीं यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ मंदिर नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर धर्म के नाम पर डिफाइन कर सकते हैं। लैंगिक विभाजन क्या होता है, यानी काम के लिए। देखो मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि थोड़ा पॉइंट अलग से डिफाइन कर देता हूँ कि श्रम का लैंगिक विभाजन। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पहले के समय महिलाओं को और पुरुषों को ना
बहुत डिफरेंस करके देखा जाता था कि महिलाएं क्या है केवल घर का काम करने के लिए बनी हुई है, और पुरुष क्या है कि केवल बाहर जाएगा, पैसे कमा के लेके आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि पहले के समय में हुआ करती थी, ठीक है। जैसे आप लोगों को बताओ बच्चों कि आप लोगों को पता होगा कि पहले लड़कियों के लिए ऐसे थिंक रखे था समाज के अंदर कि लड़कियां केवल घर का काम करने के लिए, चूल्हा पोछा करने के, झाड़ू पोछा करने के लिए क्या बनी है केवल ये इतना ही काम करेंगी। बट आज के समय में क्या है वो बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप आज के समय कैसे देखोगे तो आप लिखोगे कि आज के समय में लड़कियां लड़कों को इक्वल देखा जाता है। लड़कियां भी आज की डेट में हर क्षेत्र के अंदर उन्नति कर रही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर किस काल के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो, पास्ट के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से, ठीक है। और फ्यूचर के हिसाब से करोगे तो वो भी आपके लिए बेटर है, ठीक है। उसमें लिखोगे आने वाले समय में लैंगिक विभाजन के परिणाम। देखो परिणाम आप लोगों को पता है कि जब आज की समय की बात करते हैं कि आप लोगों को पता है कि जो लैंगिक विभाजन हो गया उस टाइम पे तो विवाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई, बट आज के समय ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लैंगिक विभाजन हमारे इंडिया के अंदर है ही डेट में। आप लोगों को अच्छे से पता है कि आज की डेट में लड़कियां भी लड़कों से बहुत आगे जाके क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। आज की डेट में वुमेन्स क्या नहीं कर रही, पेट्रोल वो भर रही है, गाड़ी वो चला रही है, बाइक वो चला रही है, कार वो चला रही है, एरोप्लेन वो उड़ा रही है, ठीक है। देश की एयर सेना के अंदर वो भरती हैं। तो आज के डेट में ये चीज़ें क्या करती है, मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा चीज़ें बना के लिख के आनी पड़ेगी अपने हिसाब से एग्जाम के अंदर। 3-3 पॉइंट भी आप लिख के आओगे एग्जाम के अंदर तो 3-4 नंबर 5 नंबर आपको बड़े आराम से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को खत्म करने के लिए क्या हुआ, नारीवादी आंदोलन भी बहुत टाइप के हमारे इंडिया के अंदर चलाए गए कि आप लोगों को पता है कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर एनजीओ वगैरह चलते हैं, ठीक है। अगर लड़कियों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच आती है तो कानून भी उनका सपोर्ट करता है, प्रशासन भी उनका सपोर्ट करता है, एंड कुछ एनजीओज वगैरह हैं, कोर्ट भी उनका सपोर्ट करता है। तो आज की डेट में क्या है, जब ये आंदोलन वगैरह चले पहले के ज़माने में तो उन चीज़ों का बेनिफिट आजकल की जो आज की जनरेशन की लड़कियाँ हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ कैसे थी, क्या चीज़ कैसे नहीं थी, और पहले के समय को डिफाइन करो, आज के समय को करो, फ्यूचर को भी करो। क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को पता है अच्छे से कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसा होगा कि कम से कम हर जगह, यानी अगर किसी कंपनी के अंदर 50% लड़के काम कर रहे हैं तो 50% लड़कियां भी काम करेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, उदाहरण दीजिए। देखो आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर राजनीतिक पार्टियों के सामने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स रिपीट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब से बीजेपी सरकार ट्रेंडिंग में चल रही है तब से राजनीतिक मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया जाता है, ठीक है, अलग अलग पार्टियों के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आपके 2024 में आने के भी चांसेस बनते हैं। तो बच्चों देखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें आपको लिखेंगे राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है वंशवाद। देखो आप लोगों को पता है कि राजतंत्र में तो ऐसा था, बट लोकतंत्र में भी, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, आज भी केवल गांधी परिवार के ही अध्यक्ष क्या करते हैं, वहाँ पर जाके प्रधानमंत्री की चेयर पर जाके बैठते हैं, ठीक है। अगर वो जीतते हैं, जैसे राहुल गांधी है, राजीव गांधी है, सोनिया गांधी है, ठीक है, और ये जितना गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी ही गांधी परिवार को रन कर रही है, ठीक है, जो कि क्या है अपने आप में बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। क्योंकि किसी और को देखने के लिए मौका ही नहीं मिलता। जैसे मान लो आप लोग हैं, हम लोग हैं, या किसी और अन्य व्यक्ति को 30% के अंदर स्किल्स हैं और वो चुनाव लड़ना चाह रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वंशवाद ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉइंट बना के हम लिख सकते हैं कि वंशवाद का को बढ़ावा दिया जाता है राजनीतिक दलों के अंदर आज की डेट में भी, ठीक है। धन का बढ़ता मैप, आप लोगों को अच्छे से पता है कि चुनाव के टाइम पर सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि उस पार्टी ने मुझे 500 दिए, इस पार्टी ने 1000 दिए, उसने 2000 रुपये दिए, और एंड पे जो आपको अच्छा सामान देगा खाने पीने का, आप जाके उसे ही वोट डाल दोगे। यानी धन इतना ज़्यादा है, आदमी ये नहीं देखता कि कौन अच्छा आदमी खड़ा है, ठीक है, कौन बढ़िया आदमी खड़ा है, कौन कैंडिडेट हमारा समाज का सुधार कर सकता है। पढ़े लिखे कोई की डिमांड नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में डिमांड उन लोगों की है जिनके पास पैसा है, जिन्होंने आपको पैसा दिया होता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे इंडिया के अंदर पैसा देकर ही वोट को खरीदा जाता है, ठीक है। लोगों को बात बुरी लगेगी, ठीक है, बट सच्चाई यही है। नंबर 3 है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की घुसपैठ। आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसके अंदर बदमाश लोगों की घुसपैठ बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है, ठीक है। किसी बदमाश कोई कल का आया हुआ लौंडा 2-3 लोगों को मार देगा,
जेल से छूट के आएगा, उसके बाद चुनाव में खड़ा हो जाएगा, लॉटरी के मारे वोट देंगे, जीत जाएगा। तो ऐसे लोगों की घुसपैठ बहुत अधिक मात्रा में हमारे इंडिया की राजनीतिक पार्टियों को देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था कुछ इस तरीके से डिफाइन करी गई है, ठीक है। हालांकि बाहर अदर कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है, आपको इंडिया के अंदर ही केवल ऐसा देखने के लिए मिलेगा। बाहर की कंट्री में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं आप एप्लीकेबल होंगे। देखो दिखा बहुत कुछ है हमारे इंडिया के अंदर कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बट जब रियलिटी की बात आती है, जो सच्चाई होती है, तो उसमें ऐसा कोई देखा नहीं जाता, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ऐसे पॉलिटिकल देखे होंगे जिनका पहले का जो फीडबैक है वो घुसपैठ यानी अपराधी लाइन का रहा होगा, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, ठीक है। आंतरिक मतलब जो हमारे बाहर के जो कैंडिडेट ने कुछ पहले बताया कि जो बाहर के यानी जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर हस्तक्षेप करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। जैसे बताऊँ आपको कि मान लो अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, और किसी बिजनेसमैन ने उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करी या उसकी कोई प्रॉपर्टी फंस गई, तो क्या होगा, वो पूरी पार्टी को धमकी दे देता है कि तुम्हारी पूरी पार्टी को मैं खरीद लूंगा, और खरीदने के बाद क्या करूंगा, फिर मेरे राज होगा, फिर तुम करके दिखाना क्या करके दिखाओगे। मतलब ऐसे लोगों की प्रवृत्ति हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जब भी कोई फैसले लेती है ना, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको देखते हुए ही लेगी, ठीक है। कभी कभी भी फैसले लेती है जो उनके अधीन होते हैं, जैसे टैक्स का लगना, जीएसटी लगना, ये खैर उनके अधीन था, टैक्स लगने के बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। बट जो फैसले गवर्नमेंट लेगी, देखो वो तो लेनी है, आपको काम करना है करो, नहीं करना मत करो, क्योंकि सरकार भी तो अपना देखेगी ना भाई, हमें अपना कैसे डेवलपमेंट करना है, हम कैसे देश को चलाने वाले हैं, ठीक है। विकल्पहीनता, ठीक है, यानी राजनीतिक दलों के अंदर क्या है आज की डेट में, विकल्प हम लोगों के पास भी नहीं है, उन लोगों के पास भी नहीं है। अगर हमारे देश के अंदर कोई बहुत अच्छा पढ़ ले तो वो कहता है मुझे अमेरिका काम करने जाना है, मुझे देश छोड़ना है, मैं आउट ऑफ कंट्री जाके काम करूंगा। आज की डेट में युवाओं के अंदर केवल लोकल टीम में चुनाव लड़ने की कैपेसिटी है, बट स्टेट लेवल चुनाव लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक तो पैसे का अभाव, मैंने कहा ना पैसे का अभाव। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास क्वालिटी है तभी आप जीत सकते हैं, अगर आपके पास क्वालिटी और पैसा नहीं है तब भी नहीं जीत सकते। अगर आपके पास पैसा है और क्वालिटी नहीं है इतनी भी, तब भी आप जीत सकते हो, क्योंकि पैसा दवा क्या है। तो जितने हमारे अच्छे लीडर्स हैं, जो युवा लीडर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को विकल्प नहीं मिलता आगे चुनाव लड़ने का, ठीक है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है आप इनको डिफाइन कर लेना, ठीक है। सबसे अच्छे पॉइंट यही हैं, आप ये 4-5 पॉइंट अगर लिख के आएंगे तो आपके पूरे 4 से 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे बच्चों। तो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने इसलिए नहीं कराया बच्चों क्योंकि 2016 की टेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे तो 2016 की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर सेम 26 ही है, और ये भी आपका 26 ही क्वेश्चन सेम था, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 27 डायरेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, बट इसमें दूसरे तरीके से पूछा गया है, इसे डिफाइन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार निगरानी रखता है, ठीक है। यानी आरबीआई जो है ना आपका, वो भारतीय बैंकों पर किस तरह निगरानी रखता है, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है कि हमारा जो आरबीआई है ना, तो आरबीआई क्या करता है, पहली बात आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ाया था लास्ट में भी कि आरबीआई की खोज कब करी गई थी, 1944 में आरबीआई की खोज करी गई थी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है बच्चों कि सब बैंक की जैसे कंज्यूमर्स हैं या जैसे हम लोग हैं, उपभोक्ता हैं, ठीक है, उन सब की जो कस्टमर की नीड्स है ना, उन सब पे क्या करता है बैंक बिल्कुल ध्यान रखता है, ठीक है। बैंक के रूल एंड रेगुलेशन से ही आप बैंक को रन कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगर कोई भी काम है, जैसे आपको पैसा निकालना है या जमा करना है, तो उसके अलग अलग टाइप्स अकाउंट्स के बनाए गए हैं। अगर आपका लेन देन बहुत बड़ा है, ठीक है, आप बिजनेस अकाउंट खुलवाइए, बिजनेस अकाउंट के अंदर भी आप कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उन कैटेगरी में अपना अकाउंट खुला सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे आप लोग और हम लोग हैं तो हमारा सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन होती हैं कि भाई आप 1 लाख रुपए साल तक महीने का जमा कर सकते हो, या 2 लाख जमा कर सकते हो, 5 लाख जमा कर सकते हो। उसके ऊपर लेन देन करोगे तो आपके ऊपर क्या होगा, एक नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का, ठीक है। देखेंगे कैसे करना है इसको। पहला है ग्राहकों का शोषण। देखो आप लोगों को पता है कि बहुत से बैंक ग्राहकों को शोषण करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर आरबीआई निगरानी रखता है कि गवर्नमेंट जो मतलब हम लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं बैंक के, तो क्या आरबीआई हमारे यहाँ शोषण नहीं कर रहा, आरबीआई नहीं सॉरी बैंक हमारे शोषण नहीं कर रहा। अगर शोषण कर रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, उसको निगरानी रखेगा। कैसे रखेगा
आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर एंड कुछ मेल्स आईडीज होती हैं। अगर आप उसके ऊपर बैंक की कस्टमर आईडी, बैंक का नाम, प्रॉपर एड्रेस अगर लिख के डालते हैं तो बैंक के ऊपर आरबीआई का रिस्पॉन्स एकदम आता है और आपको बैंक बुला के उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं कंसर्न किया जाता है। यानी आरबीआई ये ध्यान रखता है ग्राहकों का शोषण नहीं होना चाहिए। ये लिखेंगे आप इसके अंदर पॉइंट 1 के अंदर, ठीक है। नंबर 2 है न्यूनतम राशि। देखो आपको बताऊं, शायद आप लोगों को याद पता भी नहीं होगी बच्चों, कि हर एक बैंक के एक ना लिमिटेशंस होती हैं कि आप इतना पैसा ही बैंक के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा बच्चों कि हर, जैसे आप लोगों का मोबाइल लिया, आपने कोई नया लैपटॉप लिया, आपका इंश्योरेंस होता है ना, ऐसे ही हर बैंक का इंश्योरेंस होता है कि अगर लूटपाट हो जाए, चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसका जो लूट की जो रकम है उसको क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता ही है, जैसे आपका फ़ोन टूट गया, अगर इंश्योरेंस है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फ़ोन रिपेयर हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, बैंक के पास, ठीक है, एक न्यूनतम राशि निश्चित करी गई है कि भाई इस न्यूनतम राशि से ऊपर आपके बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आरबीआई उसके ऊपर नहीं रखेगी, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसका डाटा आरबीआई के पास भी जाता है, तो उसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको आरबीआई के पास देखने के लिए मिलेगी। तो आरबीआई का ये भी एक काम होता है। अगर आप बैंक के अंदर कैश रखते हैं, ठीक है, सपोज करो आपका कोई बहुत खास कस्टमर है, या आप मैनेजर हो, या आप किसी बैंक को ऑपरेट कर रहे हो और आपने बहुत बड़ी रकम 1000-2000 करोड़ रुपए की लाकर रख दी और उसके बाद बैंक के अंदर चोरी हो गई, तो जो पैसा आपने एक्स्ट्रा बैंक के अंदर रखा था, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं करेगी, ठीक है। ये भी एक पॉइंट अपना दे सकते हैं, ठीक है। बैंक लाभ, देखो आप लोगों को पता है कि चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कंपनी वाला हो, चाहे मार्ट वाला हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, ठीक है, हम सबको बैंक से लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। तो आरबीआई ये भी देखता है कि क्या बैंक प्रॉपर किसानों को भी लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उनको बैंकों का जो स्कीम्स उनका लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। और ये भी देखता है कि इंडस्ट्री को कितना लोन दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि केवल अपने फायदे के लिए इंडस्ट्री को लोन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब किसी इंडस्ट्री के ऊपर लोन करते हैं तो 9 से लेकर 16% तक का इंटरेस्ट लेती है बैंक हमारे से, ठीक है। वहीं किसानों के ऊपर 2-3% का मामूली इंटरेस्ट होता है। तो कभी बैंक ऐसा तो नहीं कर रही है कि भाई केवल कंपनी को फाइनेंस कर रही है, किसान को नहीं कर रही है। तो वो सब चीज़ों की ध्यान कौन रखता है, आरबीआई रखती है। तो ये एक पॉइंट आप इसके अंदर बना के लिख सकते हैं। देखो लोन की जानकारी, देखो आरबीआई का कहना यह है कि भाई हर किसी को लोन देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या उसी को लोन मिलेगा। आप लोगों को भी पता होगा कि आप वो छोटे मोटे फाइनेंस कराते हैं, तो जो फाइनेंस कराते हैं ना, तो उसकी भी जानकारी आरबीआई के पास होती है कि इसके ऊपर जो है आपके लोन है। आप लोगों ने सुना होगा सिविल अपडेट, ठीक है, या आपका पैन कार्ड नंबर होगा, तो पैन कार्ड नंबर के ब्याह पे आपको लोन्स मिलते हैं, तो उसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल फिल्स होती है आरबीआई के पास कि आपके ऊपर इतने का लोन है, इस कंपनी का लोन है, ठीक है, आपने कितनी किस्तें टाइम पे जमा करी, कितनी किस्तें टाइम पे नहीं जमा करी है, तो उन सबका रिकॉर्ड का है लोन की जानकारी। यानी उसका ध्यान भी कौन रखेगा, आरबीआई रखेगी। और इसका लाभ भी दिलाएगी, चाहे छोटा परिवार हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तो सभी को लोन्स लेने का अधिकार है। और इन लोन्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का बैंक का प्रावधान है कि इतना पैसा आप उसको दे सकते हैं, इतना उसको दे सकते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखेगी आपका आरबीआई रखेगी। उसके बाद ब्याज दर, कभी ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट ले, तो जैसे आपका होम लोन है या कार लोन है, उस पर 7-8% का इंटरेस्ट रेट है, आपको 14% लगा दिया, 15% लगा दिया, या आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज ले रही हो या फाइल चार्ज वगैरह ले रही हो, तो उन सबका ध्यान में कौन रखेगी, आरबीआई रखेगी। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जितना गवर्नमेंट यानी आरबीआई के अकॉर्डिंग जिस फ्लोटिंग या फ्लैट इंटरेस्ट रेट की रिक्वायरमेंट होती है, या जितना फिक्स है, क्या उतना ही आपसे लिया जा रहा है, उससे अधिक नहीं लिया जा रहा। अगर उससे अधिक आपसे लिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट, तो आप आरबीआई में जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं उनकी मेल आईडी एंड आपके हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है बच्चों। मनमानी करना, देखो बहुत से प्राइवेट बैंक ऐसे होते हैं कि मनमानी करते हैं, तो उन पे भी आरबीआई ध्यान रखती है कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कि देखो क्या होता है कि मान लो आपने कोई बिजनेस करा, आप कोई फूड की दुकान तो खोल नहीं रहे हो, ठीक है, आप फूड की दुकान खोल रहे हो कि मैं इतने मोमोज बनाऊंगा, इतनी चाय बनाऊंगा, इतने ठेले बनाऊंगा, इतनी मोमोज बनाऊंगा, ये आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है। बट अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो आपको आरबीआई के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, आप अपनी मनमानी बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ये बना के दे सकते हैं बच्चों। इसके अंदर ये 5-6 पॉइंट आप अच्छे से डिफाइन करना। 2-3 दिन अगर इसके बारे में लिखोगे आप, तो आपको 4 से 5 नंबर इसमें परिणाम से देखने को। बच्चों चलते हैं हमारे सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्त्र उद्योग में श्रमिकों, भारतीय निर्यातकर्ताओं और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रतिष्ठा में किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। देखो इसके अंदर 3 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। पहला वर्कर, ठीक है, श्रमिकों, ठीक है। दूसरा इंडिया एक्सपोर्टर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम भी करते हैं। एंड फॉरेन एमएनसीज, यानी जो बाहर की कंपनियां हैं
उसके बारे में आपको है डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा, बाकी आपको अपने आपसे डिफाइन करना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो देखो वर्कर, ठीक है, दे जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर, दे नाउ वर्क ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मान लो आपको कोई काम है, आप वर्कर को बुलाओगे, ठीक है। जैसे सपोज करो आप घर में कोई मकान बन रहा है, आपने किसी वर्कर को हायर करा, आप ये तो कहोगे नहीं कि भाई आपकी टेम्परेरी जॉब मेरे यहाँ हो गई या परमानेंट आप मेरे यहाँ जॉब कर लो, क्योंकि आपका काम ही 2 दिन का है। तो आपने वर्कर को हायर करा, उसके बाद क्या करा, वर्कर को निकाल दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। दे हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है। यानी वर्कर जो है, आपको वर्कर से क्या लेना है, बहुत जल्दी काम लेना है, ठीक है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जो फॉरेंसिस कंपनियां, इंडियस कंपनीज है, वो यही करती हैं। आप लोगों को जैसे बताया कि 12-15 घंटे काम करा के 12-15 हज़ार रुपये आपको क्या करती है, कंपनी देती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया भी था कि भाई वर्कर का जो है हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए कंपनीज को, एंड ट्रैवलिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए। बहुत सी कंपनी है देती है, बट बहुत सी कंपनी नहीं देती है। वेज आर लो, ठीक है। अगला देखेंगे इंडिया एक्सपोर्टर, ठीक है। दे गेट ऑर्डर फ्रॉम एमएनसी एंड चीपर रेट, ठीक है। दे ट्राई हार्ड टू कट देयर कॉस्ट, दे एम्प्लॉय वर्कर ओनली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर होते हैं, पहले तो वो सोचते हैं कि जो मेरे को ऑर्डर्स मिलने वाले हैं वो काफ़ी चीपर रेट पे मेरे को ऑर्डर्स मिल जाएं। ऑर्डर्स का मतलब कि जो एमएनसीज होती है ना, वो सोचती हैं ऐसा कि जो मैं ऑर्डर कंपनी देने वाली हूँ मुझे चीपर रेट पे मिल जाए, ठीक है। तो वो करते भी ऐसा ही है कि चीपर रेट पे क्या करते हैं, ऑर्डर्स को लेना शुरू कर देते हैं। बट बाद में क्या होता है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ठीक है। आप जैसे सामान बाय करते हैं तो कोई कंपनी बनाती होगी, मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, तो वो क्या करती है, जिस हिसाब से कंपनी ने पैसा पे करती है, वो उस हिसाब से सामान की जो कॉस्ट की कटिंग होकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। एंड जो वर्कर होते हैं यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस आपके वर्कर जो है काम करते हैं, एंड ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कॉस्ट कटिंग काम होता है। मान लो कोई सामान 5 रुपये का है, तो 5 रुपये, जैसे सपोज एग्जांपल ले लो, आप 20 रुपये का चिप्स का पैकेट लेना, ठीक है। 20 रुपये का चिप्स का पैकेट तराजू पे तोलना, आप देखोगे कि उसके अंदर कितने ग्राम चिप्स हैं, ठीक है। और वहीं बराबर आप आधा आलू काट के या आधे से ज़्यादा आलू काट के रखना तराजू पे, आप देखोगे कि सेम जो प्राइस है, यानी 20 रुपये के अंदर आपको एक आलू भी पूरे तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। आलू बड़ा देना, कभी क्या होगी, अच्छा छोटा सा आलू ले लिया, आलू 5-6 तुल के नहीं, बड़ा आलू लेके देखना, आप देखना कि एक आलू भी जो है ना पूरे चिप्स के पैकेट के अंदर नहीं आता। बहुत सारे से एक्सपेरिमेंट भी हो रखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे इंडियन एक्सपोर्टर करते हैं, ठीक है। फॉरेंसिस एमएनसीज क्या करती है, दे आर अवेलेबल टू फाइंड चीपर गुड्स, ठीक है। सस्ते प्राइस के जो गुड्स होने वाले हैं उनको फाइंड करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम था वो चाइना से करती थी बहुत सारी कंपनी, बड़ी कंपनीज, ठीक है। बट आज की डेट में वो प्लांट जो है शिफ्ट हो रहे हैं, कोई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई यूएसए में हो रही है, कोई कनाडा हो रही है, कोई जापान हो रही है, और इस जगह जो है आप लोगों के जो है वो कर रही है, ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और एमएनसी जो कंपनी होती है, फॉरेन कंपनीज होती है, उनका केवल एक ही मोटिव होता है कि मुझे केवल प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। Competed among the garments has allowed these MNCs to make a larger profit। देखो आपको पता है कि जब तक किसी काम के अंदर कंपटीशन नहीं होगा तब तक वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा पैसा आना शुरू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो कंपटीशन क्या है, मान लो मैंने टी-शर्ट दिखाई 200 रुपये की, मैंने कंपनी खरीद ली, जैसे मान लो एक कंपनी, कोई भी कंपनी का ब्रांड ले लिया, तो मेरे दोस्त ने देखी, कंपटीशन करेगा मेरे साथ, क्यों नहीं पहनी, मैं भी पहनूंगा, वो भी लिया, फिर उसे देख के उसका दोस्त करेगा, मतलब चेहराबंदी चलेगी। तो कंपटीशन जहाँ पर होगा वहीं पर लार्ज अमाउंट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्शन के लिए, एंड लार्ज ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं आपसे कल, यानी नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो हमारी टेस्ट सीरीज 3 होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।